आज हमारा 4th डे है इस 1 वीक सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन इसका कोर्स का। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को या ज्यामितीय समावयवता को। कितने लोग ज्यामितीय समावयवता के बारे में जानते हैं, थोड़ा बताएंगे? या थोड़ा बहुत किसी ने पहले से पढ़ा हुआ हो कि हाँ ये ज्यामितीय समावयवता भी कुछ होता है? निशा, यस सर। ज्यामितीय समावयवता के बारे में पढ़ा? अच्छा, आप लोगों ने सबने सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा होगा। सिस ट्रांस या फिर समपक्ष विपक्ष समावयवता जो है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समावयवता जो आप समपक्ष और विपक्ष समावयवता पढ़ते हो वही है एक्चुअली। तो इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि डबल बॉन्ड जिस साइड दोनों ग्रुप जैसे होते हैं वो तो होता है सिस, और जो दोनों मतलब विपक्ष में होते हैं, एक साइड इस साइड, एक ग्रुप इस साइड, एक ग्रुप इस साइड, तो वो होता है विपक्ष मतलब ट्रांस। टेक्निकली ठीक नहीं है वैसे, तुम्हारी जो तुमने बात बताई है वो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन टेक्निकली उसमें कुछ चीज जो तुमने नहीं बोली है उस पर अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ कि वो क्या है बेसिकली। सो अगर डबल बॉन्ड या आपके पास में कोई रिंग स्ट्रक्चर हो या कोई डबल बॉन्ड वाला सब्स्टिट्यूएंट मतलब कंपाउंड हो, तो उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स की जो पोजीशन है, सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो भी प्रतिस्थापी उसमें जुड़े होंगे, कोई ग्रुप जुड़ा होगा या कोई एटम जुड़ा होगा, उनकी जो पोजीशन है उस पोजीशन में अगर डिफरेंस हो तो हम उसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर शर्त क्या है? शर्त ये है कि वो जो भी सिस्टम है या जो भी कंपाउंड है वो कार्बन कार्बन में एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए। पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने वाले जो कंपाउंड्स होंगे उसमें पहली शर्त ये है कि वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो वो रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। रिंग स्ट्रक्चर आपको पता ही है, वलय जो स्ट्रक्चर है ना, वलय संरचना उसकी होनी चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि जो भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है उस कार्बन पर दो अलग अलग प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए होने चाहिए, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, अन्यथा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होती है। तो इसको जरा अगर हम एग्जांपल देखें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, देखिए पहली शर्त तो ये मैंने आपको बताई कि कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है? अगर आपके पास में सिचुएशन ऐसी हो कि ये कार्बन है, एक ही कार्बन है और इसकी आपको पता है ये 4 संयोजकताएं आप यहाँ पर दिखा दो और यहाँ पर आप चाहे कोई भी समूह आप जोड़ दो, ये Cl है, ठीक है ना, और किसी भी टाइप का कोई भी समूह आप जोड़ सकते हो। तो ऐसी स्थिति में, जिस स्थिति में कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट हो तो ये वाले कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, ठीक है? अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जैसे हमने यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लिया है, तो ऐसे कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, बशर्ते वो दूसरी जो शर्त है वो भी पूरी कर रहे हो। तो दूसरी शर्त क्या है? पहली शर्त आपको समझ में आ गई कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि इसकी 4 संयोजकताएं अगर हम पूरी करें तो इस तरह से हम इसकी 4 संयोजकताओं को पूरा कर सकते हैं। अब मैंने दूसरी शर्त बताई कि जो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है, हर कार्बन पर दो अलग अलग प्रतिस्थापी समूह जुड़े होने चाहिए। जैसे मैंने अगर यहाँ पर मान लीजिए कि रख दिया हाइड्रोजन CH3 और CH, इसको मैं दूसरे तरीके से ऐसे भी बना सकता हूँ कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ये इसकी 4 संयोजकताएं हमने पूरी कर दी, और ये CH3 और ये CH3 और ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। अगर ऐसी स्थिति हमारे पास में रहती है तो
मैंने आपको दूसरी शर्त बोली है कि हर कार्बन के पास में दो प्रतिस्थापी अलग अलग होने चाहिए, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस कार्बन के पास में दोनों प्रतिस्थापी क्या है, एक जैसे। ये जो कार्बन है ना हमारा ये वाला, इस कार्बन के पास में प्रतिस्थापी क्या है, एक जैसे। यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है। इस कार्बन के पास में अगर स्थिति देखें तो देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो ये वाले सिस्टम जो है ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। बेशक इसके पास में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन के पास दो अलग अलग प्रतिस्थापी नहीं है। ऐसे ही हमारा ये जो नीचे वाला कंपाउंड है, यहाँ पे भी आप देखोगे कि इस वाले कार्बन के पास में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम प्रतिस्थापी है, इस वाले कार्बन के पास में मिथाइल और मिथाइल सेम प्रतिस्थापी है। तो ये सभी जितने भी मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, इनमें से कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कौन करेगा, तो उस पर हम बात करते हैं। तो देखो यहां पर आपके पास में ये कार्बन है, ये कार्बन, और इस कार्बन के पास में है डबल बॉन्ड, और यहां आपने दो प्रतिस्थापी इसके लगा दिए, और है ना, और एक तरफ आपने लगाया यहाँ हाइड्रोजन और दूसरा प्रतिस्थापी आपने जोड़ा CH3। एक प्रतिस्थापी आपने जोड़ा यहाँ पे हाइड्रोजन, दूसरा प्रतिस्थापी जोड़ा आपने CH3। तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जो पहली शर्त पूरी कर रहा है, दूसरी शर्त वो पूरी कर रहा है कि इस कार्बन के पास में दो अलग अलग प्रतिस्थापी होने चाहिए। तो देखो इधर CH3 है और एक हाइड्रोजन है, तो दोनों जो कंडीशंस है वो हमारी यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं। तो ये जो कंपाउंड है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। इसका दूसरा प्रतिस्थापी अगर हम बनाएं कि और कौन कर सकता है, कि अगर ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इसकी ये चारों जो संयोजकताएं हैं वो हमने यहाँ पूरी कर दी, और ये हाई तो हमने यहाँ पे तो स्ट्रक्चर बनानी है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और इस तरफ CH3 और एक तरफ हाइड्रोजन है। यहाँ दूसरी स्थिति बनानी है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और CH3 है। दूसरा कंपाउंड अगर हम इसका ऐसे बना सकते हैं, या दूसरा आइसोमर ऐसे बना सकते हैं जहाँ पर ये हाइड्रोजन हो, ये CH3 हो, ये CH3 हो और ये हाइड्रोजन। तो इस स्थिति में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और हर कार्बन के पास में दो अलग अलग टाइप के प्रतिस्थापी प्रेजेंट हैं। साथ में यहाँ एक चीज और है कि ये जो CH3 है और ये जो CH3 है ये सेम ग्रुप है, और ये सेम ग्रुप एक साइड है, राइट साइड। और यहाँ पर CH3 को अगर कंसीडर करें तो ये CH3 और ये CH3 ये दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट साइड, या हम कह सकते हैं कि अपोजिट साइड है। तो इसका मतलब कि ये दोनों आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, किस तरह की, ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म है वो ये शो कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें दो समान प्रतिस्थापी अगर एक ही साइड में हो तो उन्हें हम बोलेंगे क्या, सिस आइसोमर या सिस फॉर्म। और अगर दो प्रतिस्थापी जो एक जैसे हैं और वो अपोजिट साइड है, जैसे कि यहाँ पर CH3 इस तरफ है और इधर वाला CH3 उसके अपोजिट साइड है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ओके, अब हम यहाँ पर इस स्लाइड पर बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको ये चीज दिखाई दे रही होगी, ये जो कंपाउंड है यहाँ पर, ये कंपाउंड के पास में कोई भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है कहीं पे। ये कार्बन है हमारा और इस कार्बन के बीच में आपको कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर ये कार्बन है और कार्बन कार्बन, इसके बीच में कोई डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ना तो ये कंपाउंड ना ही ये कंपाउंड,
ये दोनों ही डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में नहीं रखते, इसीलिए ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर हम इस दूसरे कंपाउंड की बात करें, जहां पर हम यहाँ देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इस वाले सिस्टम में भी आप देखोगे कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा? यस सर। करेगा या नहीं करेगा? यस सर। करेगा। यस सर। कोई ना करने वाला भी है? प्रिया मलिक, कहाँ हो तुम? जरा बताओ। रैची, अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने एक सिस्टम यहाँ पर आपको बना करके दिखाया था, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कौन से ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो मैं अगर आपको यहाँ पर इस सिस्टम के बारे में बात करूं, तो क्या ये जो दूसरा सिस्टम हमारे पास में जो प्रेजेंट है, क्या ये सिस्टम किसी तरह से सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा? नो सर, करने का नहीं। नो सर, करेगा नहीं। ये करेगा नहीं, बिल्कुल सही बात। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर कार्बन के पास में सेम ग्रुप है। जैसे इस कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पे CH3 है, इसके पास में भी जो है C2H5 है ना। ऐसे ही यहाँ पर इसकी बात करें तो देखो यहाँ पर ये तो अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम, इसमें ये क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम ग्रुप हो गए। जबकि हमने कहा था कि कार्बन के पास में क्या होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो इस तरह से आप, इसी तरह से आप इसको भी देख सकते हो और इसी तरह से इसको देख सकते हो। तो इसका मतलब ये दोनों ही सिस्टम जो है वो कैसे हैं, दोनों ही सिस्टम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट चीज हमारी ये है कि अगर हम इस पर बात करें कि जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है, वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि जो पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट्स की, वो सिस्टम की जो पोजीशन है, वो सिस्टम की पोजीशन क्या होनी चाहिए, उसमें डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। मतलब कि डिफरेंस कैसे आ सकता है? डिफरेंस ऐसे आ सकता है कि अगर उसकी रोटेशन जो है, वो अगर रोटेशन हो जाए, जैसे कि अगर हम यहाँ पर इस सिस्टम की बात करें, अब देखो यहाँ पर अगर मैं इस वाले सिस्टम की बात करूं कि इस वाले कार्बन को मैं क्या करूं, कांस्टेंट रखूं, इसको मैं स्थिर रखता हूं और इसको घुमा दूं पकड़ के, तो ये हाइड्रोजन जो है वो इस तरफ आ जाएगा और CH3 जो है वो इस तरफ आ जाएगा। हाँ या ना? यस सर। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि CH3 जो है, यहाँ पर जो राइट साइड में CH3 था, अब लेफ्ट साइड में आ गया। क्यों? क्योंकि हमने नीचे वाला जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम क्या है, बिल्कुल एक जैसा है। यहाँ पर हमने इसको टच नहीं किया है। अब जब इसको टच नहीं किया और ऊपर वाले सिस्टम को हमने क्या कर दिया, घुमा करके चेंज कर दिया, तो जो आइसोमर है वो बदल गया। जो सिस आइसोमर था वो ट्रांस आइसोमर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन मैं आपको एक यहाँ पर एक बात बताऊं कि जब कोई भी सिस्टम में डबल बॉन्ड अगर होता है, दो कार्बन जब दो डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो उसमें ये रोटेशन जो है, जैसे आप फ्री रोटेशन बोल रहे हो कि एक को स्थिर रख करके आपने दूसरे को घुमा दिया, उसको हम फ्री रोटेशन बोलते हैं। वो फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। उसको समझने के लिए हम यहाँ पर इस सिस्टम की बात करते हैं। जैसे आपको मालूम है कि यहाँ ये जो दो कार्बन है, ये भी टेट्राहेड्रॉन बना रहा है। तो ये कार्बन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है ना। वो जो चार वो जो दिखाता है अपनी संयोजकताओं को टेट्राहेड्रन के हिसाब से दिखाता है, तो ये भी टेट्राहेड्रन है और ये वाला कार्बन भी टेट्राहेड्रन है। दोनों के दोनों चतुष्फलकीय हैं। तो यहाँ पर इन दोनों सिस्टम्स को, चतुष्फलकीयों को हम यहाँ जोड़ करके अगर हम देखें, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि देखो ये वाला जो सिस्टम है ये आपका एक टेट्राहेड्रल है और ये वाला जो सिस्टम है ये भी आपका टेट्राहेड्रल है, ठीक है। अब इस पर हम बात करेंगे, एक तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ करके बात करेंगे और एक हम डबल बॉन्ड से जोड़ करके बात करेंगे कि वो कैसे होता है। तो मान लीजिए कि ये जो सिस्टम है, यहाँ पर दूसरा टेट्राहेड्रन जो है जैसे आकर के यहाँ ये जुड़ गया। ये पहला, ये तो पहला कार्बन है आपका, ठीक है, और ये दूसरा कार्बन है जो आकर के आपस में जुड़ चुके हैं, किससे, सिंगल बॉन्ड से। और जब वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा तो देखो मैं इसको स्थिर रखता हूँ और इसको घुमा सकता हूँ दूसरे को, आराम से घूम जाएगा वो। तो कैसे घूम जाएगा, ऐसे,
इस तरह से आराम से घूम सकता है, हाँ या ना? सिंगल बॉन्ड में इजीली घूम सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर डबल बॉन्ड हो, अगर डबल बॉन्ड हो, अब डबल बॉन्ड में कैसे है? अब जैसे ये जो हमारे पास में दो कार्बन है, एक कार्बन हमारे पास में ये और एक कार्बन हमारे पास में ये, अगर इन कार्बन्स के थ्रू डबल बॉन्ड के थ्रू अगर मैं इसको जोड़ दूं तो अब क्या ये घूम पाएगा? अब मैं अगर मेरी उंगलियां इस तरीके से हैं और मैं इसको अगर यूं घुमाना चाहूं तो घूम जाएगी? ये नहीं घूमेगी। नो सर, नहीं घूमेगी, क्योंकि उसने क्या किया हुआ है, वो जो फ्री रोटेशन था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब वो फ्री रोटेशन जो है वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, और जब ये फ्री रोटेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब यहाँ जो ये जो कंपाउंड है वो कंपाउंड किसी भी तरीके से और क्या करेगा? रोटेशन नहीं कर पाएगा। तो अगर आप इसको इस तरह से रोटेट करना चाहो तो वो रोटेट नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो दोनों हाइड्रोजन जो दोनों ग्रुप्स थे, वो सॉरी जो कार्बन्स थे, ये दोनों कार्बन्स एक दूसरे को छोड़ करके जा नहीं सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर ये घूमेगा तो ये देख रहे हो आप, इसकी बॉन्ड टूट रही है और बॉन्ड टूट करके फिर जुड़ रही है। अगर मैं इसको यूं करूंगा तो देखो इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ आएगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, फिर ये यहाँ आएगा। तो इस तरह से डबल बॉन्ड जब होता है तो रेस्ट्रिक्शन वहां पर लग जाती है, और जब रेस्ट्रिक्शन लग जाती है, फ्री रोटेशन नहीं होता, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। मेरी बात समझ में आई सभी को? ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो स्थिति है इसके अंदर फ्री रोटेशन नहीं हो सकता, जबकि इसमें फ्री रोटेशन इजीली हो सकता है। ठीक सर, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सके? ट्रिपल बॉन्ड भी हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी नहीं घूमेगा वो। अगर मैं यहाँ पर ये तीन अपनी उंगलियां, ये तीन ट्रिपल बॉन्ड्स को अगर मैं दिखा दूं, मैं ये घुमाएगा कैसे? आप मुझे बताओ कि किस तरीके से घूम सकता है? अगर मैं नीचे वाली स्थिति को या ऊपर वाले हाथ को बिल्कुल स्थिर रखूं और दूसरे उसको घुमाऊं तो ये घूम सकता है? नहीं घूम सकता, फिक्स है। ठीक है ना? इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि दो आप कागज लो, है ना, और उसके अंदर दो सीख घुसा दो। एक सीख घुसा दोगे तो आप क्या करोगे? नीचे वाले को पकड़ करके ऊपर वाले को इजीली घुमा सकते हो। लेकिन अगर आपने दो सीख ली, एक इस तरफ डाली और दूसरी तरफ डाली, तब फिर आप उसको क्या कर सकते हो? आप उसको रोटेट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर दो बॉन्ड से वो जुड़ी हुई है और वहां पर रेस्ट्रिक्शन आपकी क्रिएट हो जाएगी, और रेस्ट्रिक्शन जब वहां पर लग जाएगी तो आप इजीली रोटेट नहीं कर पाओगे। ठीक बात है? तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जब होता है तो वहां पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर मान लो कि रेस्ट्रिक्शन, अगर ये फ्री रोटेशन कर देगा तब तो वो आपस में एक दूसरे में चेंज होते रहेंगे। आप उसको सिस ट्रांस बताओगे कैसे? क्योंकि सिस ट्रांस में कन्वर्ट होता रहेगा, ट्रांस जो है वो सिस में कन्वर्ट होता रहेगा, क्योंकि वहां पे फ्री रोटेशन है। फिर उस ऐसी स्थिति में वो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ना दिखा करके क्या दिखाएंगे? वो वहां पर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। जैसे आप संरूपण पढ़ते हो, संरूपण आपने पढ़ा है ना, कन्फर्मेशन, वो दिखाएगा। तो जब हम अभी इसके बाद में संरूपण पढ़ेंगे तब वहां पर देखेंगे कि भाई वहां पर फ्री रोटेशन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो पॉसिबल हो जाता है और वो इजीली कन्फर्मर्स शो कर देता है। ठीक है, तो अगली बात हमारी क्या है कि जो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो भी कंपाउंड्स हैं वो किस तरीके से आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, वो बात मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ठीक बात, क्लियर? अभी हम बात करते हैं कि सब कुछ कंपाउंड्स को लेकर के, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में ये एग्जांपल है और इस एग्जांपल में ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हो ये आपके सेम ग्रुप है, ये वाला ग्रुप सेम है, ये वाला ग्रुप सेम है। अब देखो ये दोनों ग्रुप क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट ग्रुप्स है, क्रॉस में है। जबकि यहाँ पर आप देखोगे ये दोनों ग्रुप्स क्या है? एक साइड में। तो इसका मतलब ये जो है वो तो आपका सिस आइसोमर है और ये जो है वो आपका ट्रांस है। इसी तरह से यहाँ पर इस 2-ब्यूटीन में आप देखोगे कि 2-ब्यूटीन में ये जो CH3 है, ये जो CH3 है, ये सेम साइड है, एक जैसे, एक तरफ। तो ये क्या है? सिस आइसोमर। और अगर ये अपोजिट साइड में होगा, जैसे ये CH3 और ये जो CH3 है ये अपोजिट साइड में है, तो ये क्या है? आपके ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग कंपाउंड्स को शो कर सकते हो। जैसे एक आपका ये मैलाइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड है। अब मैलाइक एसिड फ्यूमेरिक एसिड को अगर हम देखें कि वो किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर ये बनाओगे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप।
ऐसे ही यहाँ पर आप बनाओगे, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर आप इसका दूसरा आइसोमर बनाते हो तो दूसरा आइसोमर इस तरीके से बना सकते हो कि एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ COOH, और यहाँ पर ये COOH और ये हाइड्रोजन। तो यहाँ देखोगे कि COOH की जो स्थिति है वो क्या है, सेम साइड है, तो ये सिस आइसोमर है आपका, सिस फॉर्म में है। जबकि यहाँ पर आप देखो कि COOH जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड्स में है, तो ये क्या है, ट्रांस आइसोमर होता है। ठीक है, तो ये जो सिस फॉर्म है या सिस आइसोमर है, इसको हम बोलते हैं मेलाइक एसिड, मेलाइक एसिड। ठीक है, और जबकि अगर अपोजिट साइड में ये होता है COOH, तो इस तरह के इस कंपाउंड को हम बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर कुछ अलग अलग कंपाउंड्स पे ये शो कर सकते हो कि कौन से आइसोमर्स शो कर रहा है, कौन ट्रांस आइसोमर्स शो कर रहा है। ठीक बात है। तो वॉट ऑफ ने एक चीज और बताई कि कोई भी कंपाउंड कितने आइसोमर शो करेगा, मतलब कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो अलग, जैसे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए कल हमने जब बात की थी तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि अगर n², ठीक है ना, 2n, मतलब अगर यहाँ जो है आपका आइसोमर्स की संख्या, वो मैंने आपको बताई थी कि 2n अगर होती है, यहाँ पर ये जो है वो नंबर ऑफ कायरल एटम्स की संख्या थी, स्टीरियोजेनिक सेंटर जितने होंगे उस हिसाब से। जैसे टार्ट्रिक एसिड था तो टार्ट्रिक एसिड के अंदर 2 कायरल सेंटर होते थे, तो मैंने यहाँ पर 2 रख दी, तो ये जो है हमारे पास में 4 आ गया था, तो 4 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो शो करता था। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अगर आपको आइसोमर्स की संख्या निकालनी है कि कोई भी कंपाउंड कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स रखता है, तो वहां पर आप जो फॉर्मूला काम में लोगे वो काम में लोगे क्या, वो आप काम में लोगे कि 2n। और n क्या है, n आपके पास में वो डबल बॉन्ड्स की संख्या है जो 2 कार्बन के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कोई भी कंपाउंड देख लो, अब जैसे यहाँ पर कोई भी कंपाउंड आपने देखा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कितने हैं, एक डबल बॉन्ड कितने हैं, एक ही डबल बॉन्ड है ना। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो है 2n, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 2। तो 2 ही आइसोमर दिखा रहा है, एक सिस आइसोमर है और एक ट्रांस आइसोमर है। ठीक है, लेकिन अगर ये संख्या क्या हो जाए, डबल बॉन्ड 2 हो जाए, तो 2 हो जाएंगे तो वहां पर क्या स्थिति आ जाएगी, वहां पर आपको यहाँ रखना पड़ेगा कि 2 मल्टीप्लाइड बाय n की वैल्यू 2 हो जाएगी और ये 4 आइसोमर्स शो होने लगेंगे। ठीक है, अब वो 4 आइसोमर्स कैसे शो होंगे उसके बारे में बाद में बात करेंगे, आप भी जरा सोचना, क्योंकि वहां पर हम क्या करेंगे, जैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर दे देता हूँ कि मान लो कि यहाँ हमारे पास में ये कार्बन, उसके बाद में एक और कार्बन, ये सॉरी ये वाला नहीं है, तो पहले तो आप क्या करोगे, इनके सापेक्ष देखोगे कि वो सिस ट्रांस है या नहीं। दूसरी तो 2 आइसोमर तो इसके हिसाब से बन जाएंगे, हाँ या ना, और 2 आइसोमर बन जाएंगे जब आप इन 2 कार्बन एटम्स को कंसीडर करोगे। ये जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 इसके और 2 इसके कितने हो जाएंगे, 4 आइसोमर्स। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की जो संख्या है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाती है। ठीक बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हाँ बेटा सर आप एक बार दोबारा समझा दो इसे। किस चीज को, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को? सर ओके, मैं अभी बताता हूँ आपको। जैसे मैं इसको देखो, इसको हटा देता हूँ, फिर मैं दूसरी नई स्लाइड पे बताता हूँ आपको कि कैसे होगा। ओके, जैसे यहाँ पर मान लो कि हमने यहाँ पर एक कंपाउंड लिया जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में इस तरह के बॉन्ड्स थे, और ये आपने जोड़ा, यहाँ पर आपने जोड़ा, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका CH3 है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका CH3 है। ठीक है, इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, लेकिन देखो अब इस स्थिति में क्या है, इस स्थिति में प्रॉब्लम ये है कि इस पर कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, हाँ या ना।
इस यस पर सर। हाँ, इस पर कोई भी नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, हम यहाँ पर दूसरा एक कंपाउंड अगर मैं आपको लेके दिखाऊं कि वो इस तरीके से हो, तो हम इजीली बात कर सकते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स की। अब हम देखो केवल इसकी बात करेंगे, इस या इसको हम कर लेते हैं फिक्स, और इस पर देख लेंगे कि इस पर क्या चेंज आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको आप कंसिडर नहीं करना, ठीक है ना, केवल इसकी बात कर रहे हैं। अब हम ये जो मैंने जो सर्किल में बना दिया है, इस ब्लॉक में बना दिया है, इसको हम फिक्स रखते हैं। अब हम जब इसको फिक्स रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऐसे। ये फिक्स हो गया। और दूसरी स्थिति यहां पर अगर मैं देखूं तो ये एक आइसोमर चेंज हो गया। आप देखोगे कि CH3 और हाइड्रोजन की स्थिति हमने क्या कर दी, चेंज कर दी। यहाँ पर CH3 सेम साइड थे, और यहाँ पर CH3 क्या है, डिफरेंट साइड है। तो ये दो आइसोमर बन गए, एक आइसोमर ये बन गया और दूसरा आइसोमर ये बन गया, ठीक है। अब अगली स्थिति में हम क्या करेंगे, अगली स्थिति में हम इसको फिक्स रखेंगे और इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो दो आइसोमर ऐसे, जैसे ये दो आइसोमर बने वैसे ही दूसरे दो आइसोमर बन जाएंगे, हाँ या ना। यस सर। टोटल कितने आइसोमर्स हो जाएंगे, 4, है ना। तो वही हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 2n जो है वो आइसोमर्स की संख्या निकालने के लिए होता है, और n जो है वो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स की संख्या है। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स वहां पे 2 थे, तो वो 2 हमने रखे, तो आइसोमर्स की संख्या कितनी हो गई थी, 4। जब नंबर और जब डबल बॉन्ड मतलब n की वैल्यू जब 1 थी तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 2, तो उस समय ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने थे, केवल 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से 2 मल्टीप्लाइड बाय n की वैल्यू के हिसाब से नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। अभी समझ में आ गया, आगे चले। यस सर। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात की थी कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड्स और भी हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं जिनके पास में भी डबल बॉन्ड होता है, और वो भी क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं फ्री रोटेशन को, और फ्री रोटेशन को अगर वो रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर बात करें जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, जैसे ये कार्बन जो है उसके बीच में डबल बॉन्ड हो नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, इस तरह के कंपाउंड्स को जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उनको बोलते हैं ऑक्सीन्स। क्या बोलते हैं, ऑक्सीन, ये ऑक्सीन, ठीक है ना। तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीन। तो ऐसे कंपाउंड जो ऑक्सीन कंपाउंड्स हैं वो किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे उस पर थोड़ी बात करें। तो देखो इस तरह के कंपाउंड्स यहां पर आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब अगर हम